तो आज हम जिस कहानी की दुनिया में कह सकते हैं गहरा गोता लगाने वाले हैं, वो भारतीय साहित्य की मिट्टी से बहुत गहरे तक जुड़ी हुई है। कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम। हमारे पास जो स्रोत है वो एक सिनेमैटिक स्क्रिप्ट की तरह लिखा गया है। मतलब वो कहानी की आत्मा को, उसके किरदारों की धड़कनों को पकड़ता है। बिल्कुल। और रेणु जी की बात ही अलग थी। उन्हें आंचलिक उपन्यास का मतलब रीजनल नॉवेल का एक तरह से जनक माना जाता है। अच्छा। उनकी कहानियों में गांव सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं होता, वो एक जीता जागता किरदार होता है। हाँ। वहां की बोली, लोकगीत, वहां की मासूमियत, सब कुछ। और तीसरी कसम तो शायद इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। चलिए तो फिर इस दुनिया में कदम रखते हैं। कहानी का जो दिल है वो है हीरामन, एक बहुत ही सीधा सादा, दिल का साफ बैलगाड़ी वाला। उसकी जिंदगी दो उसूलों पर चलती है, दो कस्में हैं जो उसने खाई है। पहली कि वो अपनी गाड़ी में कभी चोर बाजारी का माल नहीं ढोएगा, राइट। और दूसरी कि कभी बांस की ढुलाई नहीं करेगा। मतलब ये कस्में सुनने में थोड़ी अजीब सी लगती है ना? हाँ, अजीब है, लेकिन अगर आप देखें तो ये उसके चरित्र का आईना है। अच्छा। ये सिर्फ नियम नहीं है, इनके पीछे दर्द भरे अनुभव छुपे हैं। चोर बाजारी के चक्कर में उसे मार खानी पड़ी थी, पुलिस के लफड़े में पड़ गया था। ओहो। और बांस ढोते हुए उसकी बैलगाड़ी पलट गई थी, उसके प्यारे बैल वो घायल हो गए थे। तो ये कस्में दिखाती हैं कि हीरामन एक ऐसा इंसान है जो अपनी गलतियों से सीखता है। वो एक नैतिक दायरा बनाता है अपने लिए। हाँ, और उसी में खुश रहता है। बिल्कुल। और यही ईमानदारी, यही भोलापन आगे चलकर कहानी को इतना मार्मिक बना देता है। और इसी शांत अनुशासित जिंदगी में एक रात एक तूफान आता है। उसे एक सवारी मिलती है, एक खूबसूरत रहस्यमयी औरत, हीराबाई। और यहीं से उस 40 कोस के सफर की कहानी शुरू होती है। हाँ। जो उसे उसकी तीसरी और सबसे मुश्किल कसम की दहलीज पर लाके खड़ा कर देती है। बिल्कुल। तो हीरामन को जल्द ही पता चल जाता है कि ये जो सवारी है ये कोई आम औरत नहीं है। ये तो नौटंकी में नाचने गाने वाली मशहूर कलाकार हीराबाई हैं। और यहीं से उस सफर का जादू शुरू होता है। रात की खामोशी, बैलगाड़ी की वो धीमी खटखट की आवाज और दो अनजान लोगों के बीच धीरे धीरे एक बातचीत पनपती है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है बताए? वो बैलगाड़ी। हाँ, बैलगाड़ी। वो बैलगाड़ी सिर्फ एक सवारी नहीं है, वो एक चलती फिरती अपनी अलग दुनिया बन जाती है। एक सुरक्षित बुलबुला। हाँ, एक सुरक्षित बुलबुला, जहां समाज के नियम, ऊंच नीच, अच्छे बुरे के पैमाने वो सब लागू नहीं होते। वाह। उस गाड़ी के अंदर हीरामन सिर्फ एक गाड़ीवान नहीं है, और हीराबाई सिर्फ एक नौटंकी वाली नहीं है। वो बस दो इंसान हैं। बस दो इंसान। हाँ, ये बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और उसी बुलबुले के अंदर हीरामन की झझक टूटती है। वो जो शायद औरतों से नजर मिलाकर बात भी नहीं करता था, वो हीराबाई के लिए लोकगीत गाता है। सजनवा बैरी हो गए हमार। हाँ, उसे ऐसा लगता है जैसे वो कोई परी है, कोई देवी है, जिसे वो अपनी सबसे कीमती चीज मतलब अपनी कला सुना रहा है। और ये हीराबाई के लिए एक बिल्कुल नया अनुभव है। उसकी दुनिया में लोगों ने या तो उसे एक वस्तु की तरह देखा होगा, या एक कलाकार के तौर पर तारीफ की होगी। सही बात है। लेकिन शायद ही किसी ने उसे एक इंसान के तौर पर इतनी इज्जत दी हो। हीरामन उसके पेशे को लेकर कोई राय नहीं बनाता, कुछ नहीं। वो बस उसकी मौजूदगी का सम्मान करता है। उसके लिए वो बाई जी हैं, और ये सम्मान हीराबाई के दिल को छू जाता है। उसे ऐसी निश्चल इज्जत की शायद आदत ही नहीं है। और हीरामन का व्यवहार तो देखिए, वो उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता है। जब रात में ठंड बढ़ती है तो वो अपनी चादर उसे दे देता है। जब रास्ते में ढलान आती है तो बैलों को संभालता है ताकि हीराबाई को झटका ना लगे। और वो बैलों से भी बातें करता है। हाँ, बार बार बैलों से कहता है, धीरे चलो, बाई जी को नींद आ रही है। ये सिर्फ देखभाल नहीं है, ये एक अनकहा समर्पण है। वो अनजाने में ही उसे अपनी जिंदगी के केंद्र में रख लेता है। और मुझे लगता है ये एक तरफा नहीं है। हीराबाई भी इस सादगी और सम्मान से बहुत प्रभावित होती है। बिल्कुल। उसकी जो ग्लैमर और शोर शराबे वाली दुनिया है, उसमें ये भावनाएं बहुत दुर्लभ हैं। हीरामन का ये व्यवहार उसके लिए ताजी हवा के झोंके जैसा है। लेकिन ये खूबसूरत सफर ये हमेशा तो नहीं चल सकता था। वो 40 कोस की दूरी खत्म होनी ही थी। हाँ। तो असलियत से उनका सामना कब और कैसे होता है? वो तब होता है जब वो सुरक्षित बुलबुला फूटता है। अच्छा। जैसे ही बैलगाड़ी नौटंकी के पास पहुंचती है, असल दुनिया की जो कठोरता है वो सामने आ जाती है। मतलब शराबी लोग, गंदे इरादों वाली नजरें, चीख पुकार, शोर शराबा,
हीरामन ये सब देखकर चौंक जाता है। उसने अपनी कल्पना में हीराबाई के लिए ऐसी दुनिया सोची ही नहीं थी। उसे लगता है कि उसकी परी, उसकी देवी इस कीचड़ में कैसे रह सकती है। और फिर वो सवाल पूछता है हीरामन, जो शायद पूरी कहानी का सबसे मासूम और दिल तोड़ने वाला सवाल है। हाँ, आप इतनी अच्छी हैं, यहाँ क्या कर रही हैं? उफ, मुझे हमेशा लगता है कि ये सवाल सिर्फ भोलापन है या इसमें एक तरह का अधिकार जताने का भाव भी है, जैसे वो कह रहा हो कि आप यहाँ के लायक नहीं हैं, मेरी दुनिया में चलिए। ये बहुत गहरा सवाल है। मेरे ख्याल से इसमें दोनों चीजें हैं। ज्यादातर तो ये उसकी मासूम चिंता है। हाँ, उसका दर्द है कि हीराबाई जैसी औरत को ऐसी जगह क्यों रहना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, एक अनकहा प्रस्ताव भी है कि वो इस दुनिया को छोड़ दे। सही। वो अपनी साफ सुथरी दुनिया के पैमाने से उसकी दुनिया को तौल रहा है और उसे वो दुनिया पसंद नहीं आ रही है। और हीराबाई का जवाब, वो तो इस कहानी का सार है। बिल्कुल। वो गुस्सा नहीं करती, उसे झड़कती नहीं है। नहीं, वो बस एक शांत मुस्कान के साथ कहती है, यही मेरी दुनिया है हीरामन, यही मेरा घर है। ये एक ही वाक्य में स्वीकृति भी है और मजबूरी भी। वो जानती है कि हीरामन की दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं है और अपनी दुनिया वो छोड़ नहीं सकती। और उसका ये जवाब ठंडा नहीं है, बल्कि करुणा से भरा है। वो उसे एक कड़वी सच्चाई बताकर एक झूठी उम्मीद से बचा रही है। सही कहा। और इसके बाद भी हीरामन का वो मासूम प्यार कम नहीं होता। वो नौटंकी छोड़कर चला तो जाता है, लेकिन उसका दिल वहीं रह जाता है। वो रोज अपनी बैलगाड़ी लेकर नौटंकी के पास से गुजरता है, बस एक झलक पाने की उम्मीद में। हाँ, बस एक झलक। ये कुछ पाने की उम्मीद वाला प्यार नहीं है, ये तो बस दूर से देखकर खुश हो जाने वाला भक्ति भाव जैसा है। बिल्कुल। और फिर कहानी अपने चरम पर पहुंचती है जब हीरामन को पता चलता है कि हीराबाई की नौटंकी अब जा रही है और इसे वापस ले जाने के लिए फिर से हीरामन को ही बुलाया गया है। सोचिए, उस पल हीरामन के दिल पर क्या गुजरी होगी। एक तरफ फिर से हीराबाई के साथ समय बिताने का मौका, उसकी खुशी, और दूसरी तरफ हमेशा के लिए बिछड़ जाने का डर। हाँ, वापसी का सफर पहले जैसा नहीं है। उसमें एक खामोशी है, एक उदासी है, एक अनकहे अंत का एहसास है। और उस विदाई से ठीक पहले हीराबाई कुछ ऐसा कहती हैं जो सब कुछ बदल देता है। हाँ। हमारे स्रोत में उसके शब्द हैं, हीरामन, अब की बार तुम मुझे मत छोड़ना, पर खुद को भी मत भूल जाना। ये सुनते ही हीरामन की आंखें भर आती हैं। वो एक पल में सब कुछ समझ जाता है। इन शब्दों के पीछे का भाव बहुत बहुत गहरा है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरा संवाद है। कैसे? जब वो कहती है मुझे मत छोड़ना, तो एक तरह से वो उसके प्यार को स्वीकार कर रही है। वो बता रही है कि उसकी यादों में हीरामन हमेशा रहेगा। अच्छा। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है, पर खुद को भी मत भूल जाना, वो एक चेतावनी है, एक प्यार भरा बंधन है। मतलब वो कह रही है कि मेरी याद में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। हाँ, बिल्कुल। वो कह रही है कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है और इस उम्मीद में खुद को मत जलाना। ये उसकी तरफ से दिखाई गई एक असाधारण समझ और करुणा है। वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि उसे एक लंबे दर्द से बचाना चाहती है। एग्जैक्टली। ये शायद इस कहानी में हीराबाई का सबसे मजबूत पल है, जहां वो कठोर होकर भी सबसे ज्यादा प्यार जता रही है। और हीरामन, जो दिल का साफ है, वो सब समझ जाता है। उसका दिल टूट जाता है। और यहीं वो अपनी तीसरी और आखिरी कसम खाता है। हाँ। कभी किसी नौटंकी वाली को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगा, क्योंकि इसका दिल टूट जाता है। और ये कसम अगर आप देखें तो ये उसकी पिछली 2 कस्मों से बिल्कुल अलग है। कैसे? देखिए, पहली 2 कस्में वो बाहरी दुनिया के खतरों से बचने के लिए थी। तस्करी, झगड़े, कानूनी पचड़े। हाँ, वो प्रैक्टिकल कस्में थी। वो व्यवहारिक कस्में थी, शरीर और संपत्ति की रक्षा के लिए। लेकिन ये तीसरी कसम, ये अपने ही दिल को और टूटने से बचाने के लिए है। ये एक भावनात्मक आत्मरक्षा है। ये उसकी मासूमियत के अंत का प्रतीक है ना? बिल्कुल। एक इंसान जिसने दुनिया से बचने के लिए नियम बनाए, उसे आखिर में अपने ही दिल से बचने के लिए एक नियम बनाना पड़ा। बिल्कुल। ये वो पल है जहां हीरामन बड़ा हो जाता है। उसका भोलापन, उसकी मासूमियत उस टूटे हुए दिल के साथ वहीं रह जाती है। ये कसम प्यार, दर्द और हार से जन्मी है। तो आखिर में ये सब हमें कहाँ लाके छोड़ता है? हीरामन अपनी दुनिया में लौट जाता है, टूटा हुआ लेकिन एक ऐसी याद के साथ जो शायद जिंदगी भर उसका पीछा करेगी। और हीराबाई अपने मंच पर लौट जाती है, शायद हर शहर की भीड़ में हमेशा एक मासूम चेहरे को तलाशती हुई। और जैसा कि बासु भट्टाचार्य की फिल्म में दिखाया गया है, जहां राज कपूर और वहीदा रहमान ने इन किरदारों को अमर कर दिया,
वो पल हमेशा के लिए बस एक याद बनकर रह जाता है। तो ये कहानी एक तरह से बहुत खूबसूरती से ये दिखाती है कि प्यार का मतलब हमेशा मिलना नहीं होता, कभी कभी कुछ रिश्ते अधूरे रहकर ही पूरे होते हैं। हाँ। हीरामन और हीराबाई का रिश्ता समाज के कठोर नियमों, वर्ग भेद, इन सब की वजह से टूट गया, लेकिन उन 40 कोस के सफर में जो भावनाएं थीं वो हमेशा सच्ची और पवित्र रहेंगी। तो मतलब ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कभी-कभी किसी को जाने देना, किसी को झूठी उम्मीद न देना ही प्यार का सबसे मुश्किल और शायद सबसे सच्चा रूप हो सकता है, जैसा हीराबाई ने किया। बिल्कुल, कहानी तो हीरामन के 3 कस्मों पे केंद्रित है, पर मैं हमेशा ये सोचता हूँ क्या? कि अपनी दुनिया में टिके रहने के लिए, उस शोर शराबे और गंदी नजरों के बीच अपनी गरिमा बचाए रखने के लिए हीराबाई ने खुद से कौन सी अनकही कस्में खाई होंगी।